हुए जनसंख्या विस्फोट से आज लगातार पादपों की उत्पादकता की बात हो रही है और लगातार पादप उत्पादकता पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग की आवश्यकता क्यों है? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आज किसानों को उत्पादन चाहिए और किसी न किसी रूप से उत्पादन को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बढ़ावा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट्स की। प्लांट ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? प्लांट ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट्स का सीधा सा मीनिंग्स ये है कि अपने को क्या करनी है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि आज आज क्या है कि प्रोडक्टिविटी की ज़्यादा बात हो रही है, यानी उत्पादन की बात हो रही है। किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को, किस तरह से अपने उत्पादन को अपन बढ़ा सकते हैं, उसी के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। तो आज जो प्लांट ब्रीडिंग है, तो प्लांट ब्रीडिंग इज़ द प्रोडक्टिविटी, यानी हमें क्या करना है, लगातार प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। और इंक्रीज़ कब कर सकते हैं? जब कहीं ना कहीं हम उसमें कुछ बदलाव करें। बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें उत्पादकता को बढ़ाना है। बिना बदलाव किए हुए किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं की जा सकती, या किसी भी पौधे में बदलाव नहीं होंगे तो उसकी उत्पादकता भी नहीं बढ़ सकती। तो आप डायग्राम के माध्यम से यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक सिंपल सा, अगर भुट्टे की बात करें तो सबसे पहले अगर उसका उत्पादन कम होगा, उत्पादन बिल्कुल कम था, फिर धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा, फिर उसके बाद और ज़्यादा उत्पादन बढ़ा, और आज बहुत ज़्यादा मॉडर्न कॉर्न जो आप देख सकते हैं। तो जो मॉडर्न जो कॉर्न है, ये प्रोडक्टिविटी जो बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं चेंजेस की वजह से बढ़ी है। और किस प्रकार से हम चेंजेस ला सकते हैं? तो ओनली प्लांट ब्रीडिंग की वजह से चेंजेस ला सकते हैं। तो इसको आप पढ़ते हैं। आता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब हमें क्या करना है कि हमारी जो उत्पादकता है उसको हमें लगातार बढ़ाना है। अब डोमेस्टिकेशन के थ्रू हम हमारी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग जो होती है, प्लांट ब्रीडिंग से हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो प्लांट ब्रीडिंग का जो डोमेस्टिकेशन अपना रखा था, वो 10,000 साल पहले से ही चला हुआ आ रहा है। और 10,000 साल से ही लगातार जो मनुष्य है वो लगातार क्या कर रहा है, पादपों की उत्पादकता की लगातार कोशिश कर रहा है। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, और बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से डोमेस्टिकेशन प्रभावित भी हुआ। और इसी कारण से हमें क्या करना है, इंक्रीज प्लांट एल्टी करना है, यानी जो पादपों की जो गुणवत्ता है, और कहीं ना कहीं जो पादपों का जो एक निश्चित जो एरिया होता है उसे लगातार हमें बढ़ाना है। तो पहले क्या था कि एशिया में और यूरोप महाद्वीपों में, इनमें ही क्या होता था कि पहले फसलें बोई जाती थी, और उसी के बाद में धीरे धीरे फसलें पूरे विश्व में व्याप्त हुई। तो लगातार आज का नहीं है डोमेस्टिकेशन, ये पहले से ही 10,000 साल पहले से ही मानव ने इस काम को करते हुए आ रहा है, और लगातार इसकी करने की हमें आवश्यकता है। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस में बहुत सारा योगदान दिया, और लैंडमार्क इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे वो समय समय पर अपना अपना योगदान इस प्लांट ब्रीडिंग में उन्होंने दिया। और इस प्लांट ब्रीडिंग में जब उन्होंने योगदान दिया, तो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया, पूछ लिया जाता है कभी कभार क्वेश्चन के। तो सबसे पहले 1694 के अंदर कैमेरियस नामक एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने सबसे पहले पादपों की उत्पादकता यानी उसके बारे में, न्यू प्लांट टाइप्स के बारे में बताया कि भाई नई नई पादप स्पीसीज़ के बारे में उन्होंने बताया, और किस प्रकार से पादप का विकास किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने। फिर उसके बाद में मेंडल आए, तो मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, यानी इन्होंने जेनेटिक्स की बात की, और किस प्रकार से पादपों में संक्रमण कराया जा सकता है, किस प्रकार से पादपों में संकर पादप प्राप्त किए जा सकते हैं, किस प्रकार से जो डोमिनेंट प्लांट होते हैं उन्हें रिसेसिव प्लांट्स के साथ क्रॉस कराया जा सकता है, किस प्रकार से नई उपज ला सकती है, किस प्रकार से लक्षणों में सुधार किया जा सकता है। तो 1866 में मेंडल ने इस प्रकार से मेंडलवाद दिया, और मेंडलवाद के आधार पर पादपों की आनुवंशिकता की इन्होंने बात की। उसके बाद में वेल्स आए, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइब्रिड क्रॉप के बारे में बात की, किस प्रकार से हाइब्रिड क्रॉप्स को हम बना सकते हैं। 1923 में वेल्स नामक वैज्ञानिक हाइब्रिड क्रॉप्स की बात की, यानी फर्स्ट जो हाइब्रिड क्रॉप थी ये इन्होंने ही बनाई थी। उसके बाद में ये वाटसन एंड क्रिक आए, और इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया, और डीएनए मॉडल के आधार पर ही इन्होंने पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचा दिया, क्योंकि दुनिया में पहली बार डीएनए की एक विस्तृत जानकारी वैज्ञानिकों के पास थी।
और उससे डीएनए के आधार पर ही आज जितने भी काम किए जा रहे हैं उस डीएनए के आधार पर, और इसी वाटसन एंड क्रिक को ही बाद में इन उपलब्धियों के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला एंड डीएनए मॉडल के अनुसार। तो इन्होंने क्या किया कि प्लांट ब्रीडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब सबसे पहले एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 के अंदर। तो द ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, यानी लगातार क्या किया जाता था कि उत्पादकता को बढ़ाने की बात हो रही थी। तो जो नॉर्मन जो ब्रुल नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले चैलेंज था इम्प्रूव वीट्स, यानी मैज जो गेहूं है, जो मक्का है, उसके प्रोडक्शन पे क्या करना था, उसको बढ़ावा देना था। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में था वो पूरी की पूरी आपके वीट और मैज यानी जो गेहूं और मक्का की उत्पादकता पर बढ़ावा देना था। और इसमें लगातार क्या किया, हायर यील्डिंग की गई, यानी अधिक उपज की प्राप्त की गई, सेमी डॉर्फ लोडिंग और वीट वेराइटीज़ का प्रयोग किया गया, यानी अलग अलग फसलों की उत्पादकता पर यहाँ पर बात की गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। पादपों में बहुत सारे चेंजेज आते हैं और बहुत सारी पादपों में मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल जो करैक्टर है उनकी वजह से भी पादपों की उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है, और जो ग्रोथ है, सीड सिलेक्शन है। तो लगातार हमें क्या करना चाहिए, अधिक उपज के लिए पहले तो एक बीजों का अच्छा चुनाव करना चाहिए, क्योंकि लगातार हम अगर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी उत्पादकता कभी भी नहीं बढ़ सकती। हमारी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी के बीजों का क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। जब आपके बीज अच्छे होंगे तो उनसे एक अच्छी उत्पादकता वाले पौधे प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे दो प्रजातियां हैं और दो अलग अलग टाइप की प्रजातियां हैं, तो दोनों प्रजातियों में जब आप क्या कराओगे, दोनों ही जब पौधे हैं, जैसे ये भी गेहूं का पौधा और ये भी गेहूं का पौधा, जब दोनों अलग अलग, जैसे सोना चाचट का कल्याण सोना के साथ क्रॉस कराया तो फिर क्या होगा, एक मिश्रित हमें मिलेगी। इसी कारण से उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमेशा ये ध्यान रखें कि एक अच्छे बीजों का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर मॉडर्न जो ब्रीडिंग टूल्स है वो कौन कौन से हैं, तो तीन तरह की यहाँ पर ब्रीडिंग टूल्स हैं। एक तो इन विट्रो कल्चर, दूसरा जीनोमिक टूल्स और तीसरा है जीनोमिक इंजीनियरिंग। इन विट्रो कल्चर की वजह क्या होता है, इन विट्रो कल्चर से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि पादप की जो फसलें ली जाती हैं उनको क्या किया जाता है कि बाहरी रूप से ही क्या कर दिया जाता है इनको, यानी इन विट्रो। तो इन विट्रो का मतलब ये है कि जो बाहरी रूप से उनके जीनों में बदलाव किए जाते हैं, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाते हैं। जैसे मान के चलोगे किसी दो फसलें ले ली आपने और दोनों फसलों की जो अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें थी, उन अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों के आपस में आपने क्या करा दिया, संकरण करा दिया। और संकरण कराने के बाद में उनमें क्या होगा, एक नई उस फसल का उत्पादन होगा, और नई फसल का उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं वह इन विट्रो है। यानी दो अच्छी क्वालिटी की आपने फसलें ली और दो अच्छी क्वालिटी की फसलों में आपने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो उससे एक नई जो किस्म बनेगी वो एक अच्छी क्वालिटी की होगी। दूसरा जीनोमिक टूल्स। जीनोमिक टूल्स में क्या किया जाता है कि जो अच्छे लक्षण होते हैं पादपों के, उन लक्षणों को क्या कर लिया जाता है, डीएनए से अलग कर लिया जाता है, यानी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू उन लक्षणों को वहाँ से अलग कर लिया जाता है। और लक्षणों को अलग कर कर उस लक्षणों को जिस फसल में डालना होता है, यानी उपयुक्त पौधे जिसमें अपने को प्लांट ब्रीडिंग करानी है, तो उन पौधों में उनको डालकर उनके लक्षणों में परिवर्तन लाया जाता है, जिससे एक अच्छी रोग प्रतिरोधी किस्में तैयार की जा सकती है। अब दूसरा आता है जीनोमिक इंजीनियरिंग। जीनोमिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भी क्या किया जाता है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और उसमें जो पूरा का पूरा जो डीएनए सीक्वेंसिंग है उसको पूरा का पूरा यहाँ पर कभी कभार चेंज कर दिया जाता है। या फिर कोई अच्छी दो फसलें हैं तो उनके जीनों को, जो डीएनए है उनके पार्ट्स को क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे में बदल दिया जाता है, तो इससे भी एक अच्छी क्वालिटी की फसल हमें प्राप्त हो सकती है। तो तीन तरह की चीज़ें हैं, एक तो इन विट्रो कल्चर है, दूसरा जीनोमिक टूल्स है और तीसरा जीनोमिक इंजीनियरिंग है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर चैलेंजेस। फ्यूचर चैलेंजेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लगातार धरती पर जनसंख्या मनुष्य की बढ़ती जा रही है, और लगातार मनुष्य की जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे पहला सामना तो उसे भोजन का करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार भोजन का उत्पादन तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट होने से लगातार भूखमरी देशों में
छाई हुई है। तो इस वजह से जो क्या होगा कि उत्पादन लगातार हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्यूचर में, क्योंकि लगातार उत्पादकता बहुत कम है और जनसंख्या का विस्फोट बहुत ज़्यादा है। तो इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन 60 से 80%। अब यहाँ पर क्या है कि रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल फूड जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, लेकिन लगातार जनसंख्या इंक्रीज हो रही है। तो एक पादप से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर जो फील्ड है इसके पादप से संबंधित वो इकोलॉजी है, बायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, फूड क्वालिटी है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है, सॉरी बायोमेट्री है, जेनेटिक्स है, एवोल्यूशन है। तो बहुत सारे जो टूल्स हैं जिनके आधार पर लगातार प्रोडक्टिविटी बढ़ाई